अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, ईरान जंग का एक बड़ा नतीजा सामने आ चुका है और वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू के अंदर दोनों के अंदर खासी जिसे कह लें कशीदगी पाई जा रही है उस गुफ्तगू में, क्योंकि अमरीकी सदर ये समझते हैं कि बहुत जल्द एक ऐसा मुआहदा होने जा रहा है जिसकी बुनियाद पर 1 माह का वक्त मिलेगा ईरान को अमेरिका के साथ तवील मुज़ाकरात के लिए, जिसके बाद तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। जबकि जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू साहब, वो आपको सबको पता है कि वो क्या चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश रही है कि ये ईरान जंग किसी सूरत बंद ना हो और वो जो है वो ईरान के ऊपर हमलावर रहें। लेकिन चूँकि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, पूरी दुनिया जो है वो इस जंग की वजह से जिन हालात को पहुंच चुकी है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। ख़ुद अमेरिका के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस और दीगर प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट की कमी की बात की जा रही थी, अब वो उल्टा वहाँ पर शरह सूद जो है वो बढ़ाई जाने की बात की जाने लगी है। तो ये इन हालात के अंदर अब इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है, कहा यह जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिर में या आइंदा हफ्ते किसी भी वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो दोबारा से रिज्यूम हो सकते हैं। जो हमारे वज़ीर दाखिला है वो एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार ईरान जा पहुँचे हैं। इतलात ये थी कि फ़ील्ड मार्शल भी किसी भी वक्त ईरान रवाना हो सकते हैं और ज़्यादातर जो ज़राए हैं ईरान की साइड से भी और यूएस की साइड से भी और पाकिस्तानी जो हुकाम हैं बाज़, उनका भी यही कहना है कि तकरीबन एक सफ़े का एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है, जिसके अंदर यूरेनियम अफजूदगी का जो एक्चुअल मामला था, अफजूदा यूरेनियम जो है वो जो है वो चीन के हवाले करने पर बातचीत हो रही है, जिस पर थोड़ी सी लचक जो है वो अमेरिका ने दिखाई है। रूस के मामले के अंदर अमेरिका जो है वो तैयार नहीं था ये अफजूदा यूरेनियम देने पर। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि प्यूटन का जो दौरा चीन था उसके दौरान बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है दोनों रहनुमाओं की जानिब से और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया गया था उसके अंदर जो है वो अब जंगल का कानून की तरफ ले जाया जा रहा है। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए और बनी नौ इंसानी के लिए मिलकर एक दूसरे के साथ मुश्तरका कोशिशों से आगे बढ़ना चाहिए मामले को। ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ होंगे। चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब और इस्लामाबाद से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं शाहजाद फारूकी साहब, मेरे बल्कि हर दिल अजीज़ कहना चाहिए कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको इनकी बातें ख़ास तौर पर जो ये मिसालें देते हैं और कभी कभार जो है शेरों से भी अपनी बात, अशार से भी अपनी बात वाज़े करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर शाज़िया साहिबा आपके पास आऊँगा। ये जो बात अब कही जा रही है मुख्तलिफ़ ज़राए से कि कोई एक सफ़े का कोई मुआहदा तैयार हुआ है जिसके अंदर ये शामिल है कि ये जो जंगबंदी है ये मुस्तकिल हो जाएगी और 1 माह जो है वो मुज़ाकरात होंगे दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान, ये किस हद तक आपको लगता है कि ये काबिल अमल होगी? और इससे अगर अब नाए हुरमज़ नहीं खुलती इस पहली उसके अंदर, अगर 1 माह बाद खुलती है तो उसके क्या असरात होंगे? इससे उम्मीद तो बहुत लगाई जा सकती है और काबिल अमल भी है, क्योंकि अगर हम देखें कि जो इस्लामाबाद को ईरान का जिसको हमने जिक्र भी किया था कि 3 फेजेस पे जो है वो आपके कुछ बैकग्राउंड आवाज है, पता नहीं कहाँ से है, वो बहुत ज्यादा जी, डिस्ट्रैक्टिंग मैं है। प्रोड्यूसर साहब, आवाज़ कोई बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है वो जरा। जी जी, प्लीज़ आप जारी रखिए, मैं दोहराता हूँ। जी जी। तो 3 फेजेस में जो है वो हमने अपनी जो है वो अपना प्लान जो है वो इस्लामाबाद को पहुंचा दिया, जिसमें पहले फेज पे जंगबंदी होगी और उसके अंदर हर जो है वो लेबनान से लेकर गजा तक और हर जगह पे जो है जितनी भी इनकी जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं वहां पे तमाम एग्रेशन जो है खत्म होगी। जब वो मरहला तय हो जाएगा तो फिर दूसरे मरहले में स्टेट ऑफ हुर्मुज पे बात होगी और तीसरे मरहले में यूरेनियम का मसला जो है वो जेर बहस आएगा। ये ईरान की तरफ से जो जितने भी नुकात थे उनको समेट कर 3 मरहलों पे जो है वो डिवाइड करके जब इनको कोर्स किया गया इस्लामाबाद आप आइए, और ईरानियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि ये जो ब्लॉकेड है ये हम पे किसी अटैक का प्रिटेंस है, तो लिहाजा वो उस तारीख को जिस तारीख को अमेरिका ने कहा वो इस्लामाबाद नहीं आए, लेकिन उसके बाद अब्बास कराची जो हैं
अपने टाइम पे वो आए और उसके बाद ओमान और मस्कत जो है वहाँ पे गए और वहाँ जाके स्टेट ऑफ हुर्मुज पे ऑफ कोर्स बात की होगी, और फिर रूस जाने से पहले एक दफ़ा फिर जो है वो इस्लामाबाद से होते हुए जी। पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, सर्गे लेवरॉव से उनकी मुलाकात हुई। तो बिल्कुल काबिल अमल है अगर उनकी फेजेस के हिसाब से देखा जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को अगर देखें तो मिलिट्री बिल्डअप बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है, और उस बिल्डअप के पीछे जो फोर्सेस हैं वो भी बहुत मुतहरिक हैं। मुसलसल उन थिंक टैंक्स में ये बातें जो हैं वो हो रही हैं, पब्लिश हो रही हैं कि ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है और इस ह्यूमिलिएशन से निकलने के लिए हमें कोई ऐसा काम ज़रूर करना है जिससे हमारी जो सुर्खी है वो थोड़ी-सी देखने में कम जो है वो हो जाए, जिसमें डॉक्टर साहब, आपको विक्टोरिया लगता है न्यूलैंड का हस्बैंड। कि ये जो फेस सेविंग, जिस फेस सेविंग जो चाह रहे हैं अमरीकी, क्या वो ईरान देने के लिए तैयार होगा? ईरान को सब मिल बैठकर यही समझा रहे हैं कि फेस सेविंग भी अमेरिका इसीलिए ले रहा है कि वो स्ट्रेटेजिक पॉज है, वो 10 साल 12 साल बाद ये वो अपना ख्वाब जो है वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हमने इंटरनलाइज कर लिया जो वो हमें मीडिया पे अपने ऑब्जेक्टिव बताते हैं। वॉर ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया कि जी यूरेनियम की अफसुर्दगी है, इस वजह से हमने हमला कर दिया है, और यहाँ पे ये अपनी जो जिसको वो प्रॉक्सीज कहते हैं वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसकी सपोर्ट बंद करें। फिर जंग शुरू हुई तो स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद हो गई, तो वो भी ऑब्जेक्टिव में शामिल हो गया। ये 3-4 कभी भी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो नहीं है। ऑब्जेक्टिव हमेशा से एक ही थे कि वीकेंड वॉर के तौर पे ईरान जो है उसको बिल्कुल डिसफंक्शनल करना है और उसमें कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं रहेगी। अब वो ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं हुए, लेकिन जो मीडिया पे बेचे जा रहे थे उन वो उससे भी बहुत दूर पहुंच गए हैं, उससे भी बहुत दूर हट गए हैं। लेकिन जो लोग ये जंग करवाने वालों में से हैं, उनका मसला ये है कि वो जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव करना चाहते हैं। और ईरान जो है, अगर हम यहाँ बैठकर ये बात समझ रहे हैं तो ईरान को भी इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है, और वो मुसलसल यही कहे जा रहे हैं। रिसेंटली भी कालिबाफ ने कहा है कि जी हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी। तो उनकी जंग के लिए तैयारी भी जो है वो काफ़ी इस हवाले से बड़ी तशवीशनाक है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा तैयार हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इस बात को अपने मीडिया पे रीइन्फोर्स कर रहे हैं कि हम जंग के लिए बहुत तैयार हैं। और फिर जो रिसेंट हमें हमारे वज़ीर दाखिला की जो विज़िट्स हैं, मेरी रीडिंग ये है कि शायद ये भी वजह है कि अगर ये इमिनेंट है एक अटैक किसी ना किसी फॉर्म एंड शेप में, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि वो जाके वहाँ पे मिलिट्री के लोगों से बहुत मिल रहे हैं कि आपकी रिटेलिएशन क्या होगी, रिटेलिएशन के लिए टारगेट क्या होंगे, क्या वही होंगे जो आप कह रहे हैं कि आप अंडरग्राउंड सी केबल्स जो हैं उनको काटने की बात कर रहे हैं, उसके नक्शे छाप रहे हैं, या फिर बाबुल मंदेब बंद करवाएंगे, या फिर गल्फ के ऊपर दोबारा अटैक शुरू हो जाएंगे। हमारी पोजीशन उसमें बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। इराक़ी साहब ने चीज़ों तो को कहा कि संभालना नए हमको हैरान को नए तरीके इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो उसके काटने से मुतल्लिक भी हो सकता है। जो इंटरनेट केबल की बात की जाती है अंडर सी जो है वो भी मैं चाहूँगा अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो इसराइल में मिलिट्री बिल्डअप हुआ, जो अमरीकी वहाँ पर उतारे गए, वहाँ पर साजो सामान असलहा उतारा गया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स था? क्योंकि साथ ही जो अमरीकी सदर हैं उनकी और जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं उनके दरमियान शदीद कशीदगी और इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं टेलीफोन पर, तो वो एज टैक्टिक इस्तेमाल किया गया। और अब जो है ईरान तकरीबन उस ईरान और अमरीका उस जगह तक पहुँच गए जहाँ मुआहिदा जो है वो पॉसिबल हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब, आपने मदू किया। सर। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कशीदगी का, तो ये आई थिंक ये क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, ये इसी तरह से चलते रहते हैं। अमेरिका और इसराइल का क्या मुकाबला है कि मतलब कल को यही कहें कि जी बड़ी शदीद झड़प हो गई किसी मुल्क के दरमियान में, एक छोटा चटांक भर का एक नाजायज रियासत है, अमेरिका के सहारे बैठा हुआ है और वहाँ वो सर चढ़कर बोल रहा है। सर चढ़कर बोल रहा है तो फिर जाहिर है एप्स्टीन फाइल के दबाव में बोल रहा होगा, और क्या बोल रहा होगा। तस्वीरें साथ साथ दिखा रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनके करतूतों की, तो फिर यही बात हो सकती है। और वरना क्या हो सकता है? देखिए ना, अमेरिका का मफाद तो कहीं भी मुकद्दम नहीं रखा गया। अगर ये जंग अमेरिका की होती तो आज अमेरिकी कौम उनके साथ खड़ी होती। ये जंग कभी भी अमेरिका की नहीं थी। इसी वजह से जेडी वेंस की जब बातचीत लीक हुई तो उसने भी यही कहा था ना नेतन्याहू को कि 48 घंटे का तुमने हमें टाइम दिया था और ये तो जंग जो है, यानी कि ही वांटेड टू प्रूव कि दिस वॉर इज नॉट आवर्स, दिस वॉर इज ऑन द बेस्ट ऑफ इजराइल। तो ये वो वजह थी जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल
देखिए, जहां तक असले वसले का, तो डिप्लीटिंग असला था, उनके पास खत्म हो चुका था। बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था इजराइल को, और उसकी वजह से वो असला तो उनको देना था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम एक मुस्तकिल फौजी बेस अब रखेंगे इसराइल में। इसका तो वाज़े मतलब ये नजर आ रहा है कि बाकी अरब ममालिक ने गालिबन अमेरिका को ये बावर करा दिया है कि हजूर आप अपने अड्डे यहाँ से समेटें, क्योंकि हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और सऊदी अरब और कतर ने तो बकायदा यूक्रेन के साथ एरियल डिफेंस डील भी कर ली है। यानी कि वो कहते हैं कि जी हमें आपके डिफेंस और सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर एतमाद ही हासिल नहीं है। अब जो यूएई और बाकी ममालिक की जानिब से आया कि आप हमला ना करें, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले इन लोगों की मानी थी जो अब मान रहे हैं। इस टाइम पे तो जबरदस्ती वो तो हाथ वॉल स्ट्रीट पकड़ा हुआ है, जर्नल ने और भी वो मेरा ख्याल कहते है हैं कि ना वो उसके जो बारे में रिपोर्ट दी है कि ये सब ऐसे ही झूठ ही है, क्योंकि इन तीनों ममालिक से हमने बात की है, ये तीनों ममालिक ने कहा जी हमने किसी को कुछ नहीं कहा। और जी आप शुक्र करें उस वक्त का, अभी वो तो कल को डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे डॉक्टर शाजिया ने कह दिया था, तो इसलिए मैंने छोड़ो, मैं तो अभी सीज फायर जो है 6 महीने और कर रहा हूँ। क्यों डॉक्टर शाजिया, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तो वो तो उनको तो वो कोई झूठो बोले वो सच्चो जो है वो कबूल करेंगे। उनका हाल बुरा है। असल में आप जी देखें कि उनकी जो दो कॉम्बैटिंग एक कॉम्पिटेंस थी, वो एक थी उनकी जो स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स के ऊपर, यानी कि नेवी के ऊपर। उनके स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स तो थे वो दुनिया के अंदर खौफ और तहलका मचा देते थे जिस जगह वो जाते थे। जी अभी मसला यह है कि ईरान के पास कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिससे वो स्ट्राइक कैरियर ग्रुप में खुद ब खुद आग भड़क रही है। धोबी जो है बड़ा बदमाश हो गया, वहां का वो आग लगा देता है जेराल्ड फोर्ड के अंदर, धोबी घाट से आग। देखे ना आप कितनी अजीब बातें हो रही हैं। फिर वो तो 42 वापस जहाज अमेरिका उनके पहुंच गिर चुका है चुके हैं। जेराल्ड फोर्ड, तो वो तो उन्होंने बुला जी लिया जी, है, सेफ नहीं कर लिया मैं, है। वो तो अब तुम दबा के भागा है वो अब। लेकिन इस सब के बावजूद देखें, अगर हम इसको जरा थोड़ा सा टेक्निकली देखें, तो उनका जो नेवी है उसने तो उनके जो एडमिरल है अभी उन्होंने कूपर। कहा कि जी हमारे पास एक तो एग्जॉस्ट हो गए हमारे सोल्जर्स, उनका जो हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, और थर्डली ये है कि हमें जो बजट का बहुत बड़ा इशू है। अभी उनके नेवल मिनिस्टर को भी निकाल दिया गया था इसी बात की वजह से। और फिर अब जो दूसरा है वो उनका एरियल सिस्टम है। उनकी टेक्नोलॉजी F-35 जैसे जहाज, F-15 जैसे इनविंसिबल जहाज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। 42 जहाज बकौल अमेरिकन रिपोर्ट के वो गिराए जा चुके हैं। इसलिए एयरफोर्स भी उनकी जो है वो ईरान में आने से कासिर है। इस गर्मी में अमेरिकन चॉकलेट क्रीम सोल्जर बेचारे पिघल जाएंगे गर्मी के अंदर अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। वहां ईरानी इनको छोड़ेंगे नहीं। वहां आपनाए हुर्मुज की जो इस टाइम पे वहां हब्स बना हुआ है वो इनका बर्बाद करके रख देगी। इसलिए ये बात तो हकीकत है कि अमेरिका चाहता है कि किसी सूरत हो जाए मामला। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान को भी समझना पड़ेगा कि फेस सेविंग तो उनको देनी पड़ेगी। लेकिन ईरान जो मेरी, क्योंकि कल एम्बेसडर से बड़ी लंबी चौड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है अच्छा। 1 to 1, तो मैं ये जानता हूं कि ईरान का एक इशू है। ईरान ये कहता है कि जी जो 14 नुकात हमने दिए थे इससे पहले, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान था उसके तहत जो मुआहदा हुआ था, हम बार बार हम तो अपनी बात को साबित करते हैं, ये हैं जो हर बार मुआहदा तोड़ देते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। जो एतमाद का फुकदान कंसेशन देनी बेसिकली। थी, जो इन्होंने वो सैंक्शंस अनलिफ्ट करनी थी वो करते नहीं है। तो हु कैन गारंटी? इसलिए जो उनकी मिलिट्री कमांड है वो ये कहती है रोज रोज मरने से बेहतर है एक दफा मर जाया जाए। और फिर हुर्मुज रोजाना उनके लिए एक हथियार नहीं बनेगी। लोग दुनिया ऑल्टरनेट प्लान्स तलाश कर लेगी। जी। इसलिए ना रोजाना डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किलात का इंटरनल सामना होगा। इसलिए वो भी जो है ना वो डट के मैक्सिमम खड़े में इससे मैक्सिमम उनकी निकालना मजबूरी है। चाहते हैं कि जो भी, अब उनको पता है कि इस वक्त जो है वो खुद सयाद जो है वो आ गया अपने दाम के अंदर, तो अच्छे तरीके से जो है वो जो मैक्सिमम रिजल्ट लेना चाहते हैं वो ले लें। शहजाद साहब, ये मैक्सिमम लेने की जो कोशिश है ये तो अपनी जगह है, लेकिन आबनाए हुर्मुज अगर नहीं खुलती और फर्दर 1 माह डायलॉग के प्रोसेस में जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत सी दुनिया की मईशतें जो हैं वो इसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगी? चलो हमारा और चीन का मामला तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चल रहा है, लेकिन बहुत से ममालिक तो इससे बहुत परेशान होंगे। कैसे ये जो है ना वो इसको तस्लीम करेंगे जो एग्रीमेंट अब होने जा रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। देखिए, एक बात समझने की है कि जो जंग ईरान ने मैदान में जीती है वो मुज़ाकरात की मेज पर तो हारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि आपने जंग में उनसे कुछ हासिल नहीं किया और अब आप चाहते हैं कि सिर्फ दबा के। और ताकत का प्रॉब्लम ये होता है कि ताकत को आप इस्तेमाल करते हैं तो ताकत कम हो जाती है। ताकत का सिर्फ डर और खौफ होता है, और अमेरिका ने ईरान का वो डर खौफ उतार दिया है। अभी अब्दुल्ला गुल साहब फरमा रहे थे कि बूट्स ऑन ग्राउंड, तो ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड मेरा ख्याल है कि ये बदतरीन चॉइस होगा अगर उन्होंने लेकिन ऐसा अब कोई चॉइस किया। उसकी वजह यह है कि ईरान को 10-11 साल 12 साल की जंग इराक के साथ लड़ने का तजर्बा हासिल है, और यूं भी ईरान की जो हजारों साल की सकाफत है वो उनको कट मरने के लिए तो आमादा करती है, हथियार डालने पर आमादा नहीं करती। और इला ये कि आप उनको ये धमकी दें कि हम एक तहजीब मिटा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। बुनियादी बात ये है कि वो जैसे आपने कहा ना, अभी गुलजाब ने कहा कि डॉक्टर शादिया के कहने पे ट्रंप साहब मजीद जंगबंदी में तोसी कर सकते हैं। तो वो एक देहाती औरत जो है वो घर से नाराज होकर चली गई अपने मियाँ से, और उसके बाद अब वो उसको लेने नहीं आए। तो थोड़े अरसे बाद या थोड़ी देर के बाद देखा तो वो खातून जो थी वो भैंस की जो दुम थी उसको पकड़ के तो वो घर आ रही है। और वो उसने घर आके ऐलान किया कि भाई मैं तो घर नहीं आना चाहती थी, मेरी तो कोई सुलह नहीं हुई, लेकिन ये भैंस मुझे मजबूर कर रही है। तो अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ शहजाद साहब, इस अमेरिका केस के अंदर बिलाशुबा भैंस कौन है? मैं बताता हूँ सर, मैं गुजारिश करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बिलाशुबा एक सुपर पावर है, और गो के अब वो यूनिलैटरल जो मैं यूनिपोलर माजरत चाहूंगा, अब शुबहात सर, शकूक शुबहात पैदा हो नहीं रहे? सर को शुरुआत नहीं, अब ये तो पाया सबूत को पहुंच रही है ये बात। चूंकि जिस तरह से चीन में जो कुछ हुआ है, अगर हम चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है, चीन ने जिस तरह से उनके साथ रवैया इख्तियार हम किया आएंगे है और उसके जो ऊपर। उनके साथ वहां पे हुआ है वो बताने के लिए काफी है कि आगे सिचुएशन किधर जा रही है। लेकिन मैं ये गुजारिश करूं, जी इसके बावजूद कि आप और मैं ये समझें कि अमेरिका को जंग में शिकस्त हो गई है और वो कमजोर हो गया है या जो भी है, लेकिन भाई वो एक सुपर पावर थी और अभी भी उसी जोन में है कि मैं हूं, और उसकी अना उससे भी बड़ी है। यानी एक तो वो एक ताकत बड़ी है, एक उसकी अना उससे भी बड़ी है। तो भाई फेस सेविंग ईरान को देनी है, ये ईरान को समझना होगा। वो ठीक। भैंस ईरान ने फराहम करनी है कि जिसकी दुम पकड़ के तो अमेरिका जो है वो इस खित्ते से निकल सके। ठीक। अब हमने 2 दफा देखा कि एक दफा वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमला करना मौखर किया था। एक मर्तबा उन्होंने हमारे आर्मी चीफ का नाम इस्तेमाल कर दिया। मुझे नहीं पता, आगे शायद हो सकता है वजीर आला पंजाब का नाम इस्तेमाल करें कि उनकी वजह से मैं मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये ईरान को समझना होगा। और मेरा ख्याल है जो मोहसिन नकवी साहब जो कर रहे हैं, मेरा इतला नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है, मंतक ये कहती है कि वो वहां पे जाके ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप जंग करना चाहेंगे तो फिर सूरत हाल ये होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, पाकिस्तान की ये मजबूरियां होंगी, तो मेहरबानी करो उसको बाहर निकलने का रास्ता दे दो। कोई बात नहीं, आप जीते सही, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन आपसे ये तकाजा करती है, चूंकि ईरान ने पूरी दुनिया की मईशत का नरखा पकड़ा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जी। देखिए पूरी दुनिया में अगर वो पेट्रोल, और मैं जौहरी यकीनी ताकत तौर की पर तरह वो जो समझता हूं, जो एटम बम मार के इंसान वो सुपर पावर ने फायदा लिया था हिरोशिमा नागासाकी, उससे ज्यादा सख्त मामला जो है वो यहाँ हुआ हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया की मैं शहजाद साहब आपके पास आता हूँ। मैं ये जो अभी शहजाद साहब ने हवाला दिया डॉक्टर शाजिया साहिबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूस के सदर जाते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है सदर शी की। जो अमरीकी सदर जब जाते हैं तो बिल्कुल वो जैसे कह लीजिए कि वो बाज़ औक़ात तो बसा औक़ात, मुझे तो जो फुटेजेस नज़र आई उसके अंदर तो वो ऐसे था कि वो बादले नाखास्ता जो है ना वो उनके साथ हैं या उनके साथ बात कर रहे हैं। फिर नताइज के पर्सपेक्टिव के अंदर भी कोई मुआहदा हमारे सामने नहीं आया। वो एक बोइंग की डील की बात थी, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। फिर उसके अलावा वो जो अपने साथ तमाम तर बिजनेसमैन, जिसका बहुत शोर डाला, उन्होंने खुद शोर डाला कि मैं दुनिया के बड़े बिजनेसमैन लाया हूं, कोई डील हमारे सामने नहीं आए, उसके अगेंस्ट यहां रूस के सदर आए हैं, कोई शोर शराबा नहीं था। उसके बावजूद वो 20 के करीब मुआहदों की बात की जा रही है और बहुत सारी डील्स फर्दर भी जो है वो निगोशिएट हो रही हैं। ये क्या फ़र्क है और इस फ़र्क से ईरान जंग के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वहां बड़ा स्ट्रांग मैसेज भी दिया गया है
कि ये जो कुछ हो रहा है, ये गुंडागर्दी, यानी ये अल्फाज का चुनाव भी, ये डिक्लेरेशन के अंदर इस किस्म का जो कहना है, इसका क्या मायने है और इसका कोई इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल इसका इम्पैक्ट तो बहरहाल है, और ये रिपल इफेक्ट है, ये कोई एक दिन का इम्पैक्ट नहीं है। चाइना और रशिया, वो उनका कहना है कि हमारी नो लिमिट पार्टनरशिप है, और जब दो ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी नो लिमिट पार्टनरशिप हो तो बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क तो आ जाता है। और दूसरा ये कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, कोई बहुत काबिल सताइश तो पिछली हुकूमतें भी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट वो जैसी भी थी वो प्रिटेंड ज़रूर करती थी कि हम स्टेट्समैन हैं, और स्टेट्समैन की तरह बिहेव करने की कोशिश करती थी। इन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ को भी किसी हद तक बॉदर करती थी। बिल्कुल एक पॉपुलस एक रेजीम के तौर पे कल्ट फॉलोअर्स, और फिर उन्हीं के जुबान इस्तेमाल करते हुए आम बंदा वक्ती तौर पे खुश बहुत होता है, उसे लगता है शायद मेरे जैसा ही कोई बंदा जो है वो जो तख्त पर बैठ गया है और मेरी ही जुबान बोलता है, मेरे ही जैसे जो है वो मजाक करता है, जुगते भी कर लेता है कभी कभार। तो लेकिन हकीकत में जो रियासत चलाना है वो जुगते करना नहीं है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आ जाती है कि पॉपुलर बहुत था, हमसे रेजोनेट बहुत करता था, हम फॉलो भी करते थे, लेकिन बात वो बन नहीं रही है, तो पूरी दुनिया में सुक्की का बायस बन रहा है। तो ये बहुत इल प्लान तरीके से वहां से आए थे, और चाइना एक अच्छे होस्ट की तौर पे उन्होंने ट्रीटमेंट भी दी अच्छी, और लेविश किस्म के वहां पे बैंक्वेट भी थे। लेकिन अगर आप 16-17 बिजनेसमैन के चले जाते हैं तो बिजनेसमैन तो कभी भी जा सकते हैं, स्टेट विजिट्स पे बिजनेसमैन जो है वो पर्टिकुलरली आपके साथ ना कोई डिप्लोमेट है काम का, ना कोई निगोशिएट करने वाला, ना कोई डिफेंस का बंदा है, ना कोई स्ट्रेटजी का बंदा है। तो यही हरकत इन्होंने अलास्का में भी की थी, वहां भी ये पुतिन के साथ मिलकर उसमें से कुछ भी एज सच सब्सटेंशियल बाहर नहीं निकला था। लेकिन पुतिन जो अपने साथ टीम लेके आए हुए हैं, उसको देखकर अगर आप उनको देखें वन बाय वन के कौन कौन उनके साथ था, तो आपको फर्क वाजे हो जाता है कि दोनों के दरमियान जो है बातचीत में कितना फर्क हो सकता है, क्योंकि एक के पास तो तैयारी ही नहीं है। वो वहां पे साइट सीइंग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये दरख्त जो आप दिखा रहे हैं, ये बाग जो दिखाया, ये क्या पहले भी किसी अमेरिकी सदर को दिखाया है? जब आपकी गुफ्तगू ये है और आपने ट्रूथ सोशल पे उस पे जाकर फिर कमेंट करने हैं, और फिर उसका बैकग्राउंड ये है कि आप एक तरफ जो है वो ईरान के ऊपर एक वीकेंड वॉर करके चाइना को कंटेन करने के लिए आए हुए थे, पीयर कंपेटिटर तो ईरान आपने ना कभी समझा, तो वो तो चाइना ही था। दूसरी तरफ आपने साहिल के रीजन में घमसान की जंग शुरू करवा दी है, वहां पे माली, नाइजर और बर्किना फासो जो है, वहां पे एक तरफ रशियन वागनर हैं, इंटरेस्ट चाइना के हैं, और मिलिटेंट बैक्ड बाय अमेरिका या ब्रॉडर वेस्ट कह लें। और साथ में आप इंडोनेशिया से कह रहे हैं मलाका स्टेट पे भी तुम कोई ऐसा अरेंजमेंट करो जैसा कि ये है, टिट फॉर टैट करते हैं। मॉस्को के ऊपर जो है वो जंग जो है वो भी थोड़ी सी बढ़ा दी है यूरोपियन सपोर्ट से, और यूक्रेन जो है वो अब मॉस्को के अंदर जो है वो ड्रोन अटैक कर रहा है। तो ये सारी काम करते हुए आप ठुमक करते हुए पहुंच जाएं जी हम स्टेट विजिट के लिए आ रहे हैं, तो मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि क्या इंटेलिजेंस जो है वो तो हमसे बहुत ज्यादा उनके पास मटेरियल होता है पार्स करने के लिए, डिसाइफर करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। और शर्मिंदगी सिर्फ यही है कि कोई ज्वाइंट कम्युनिके नहीं है, ईरान के मौजू पे कोई बात नहीं है, और सिर्फ ताइवान की बात समझानी थी वो खुल के समझा दी। बाकी वो जो बात आपके प्रोग्राम में मैं तोते की तरह हर दफा जो है वो आके कर देती हूँ हर प्लेटफॉर्म पे कि हम एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे बात कर रहे हैं, तो वो तय हुआ कि वो सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, वाकई एक ब्लूप्रिंट जो है वो बन रहा है। वो भी उन्होंने खुल के कह दिया कि हमें एक इंडिजिनस सिक्योरिटी प्लान चाहिए इस रीजन का, जिससे फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वेस्ट जो है उसको हमने ये नहीं कहना कि आप जाएं, हम आपसे नाराज हैं, कुटी हो गई और अब हम आपसे तल्लुकात, उनकी बहुत बिजनेस है उनके साथ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये कि आप रिकैलिब्रेट करें या इंटीग्रेट करें, या फिर अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की जो बात करते हैं आप उसमें वापस चले जाएं। वो भी निकल आएगा, लेकिन ये जो वो आपकी बात दुरुस्त है, वो उसकी शेप भी हमारे सामने कुछ अरसे में आनी शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना, कोई किस तरीके से वो इंटीग्रेट हो रहा है या वो सामने खड़ा हो रहा है। अब अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा था कि मेरी भी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जब इसराइल के अंदर अगर बिल्डअप हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि खलीजी ममालिक ने इनकार कर दिया है, इसी वजह से सारा असलहा जो आया वो वहाँ गया, चाहे वो इसराइल की फेवर के लिए था या उनको देने के लिए था या वो ईरान जंग की तैयारी थी। कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि खलीजी ममालिक जो हैं वो अब अपने अड्डों को इस्तेमाल करने देने के हक़ में नहीं है। लेकिन कल जो एम्बेसडर साहब थे मेरे साथ, वो ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, खलीजी ममालिक जो है ना इतनी जुर्रत अभी कर सकते हैं, ना ही वो इतनी जल्दी इस मामले पर तैयार हो सकता है कोई दिहाइयाँ गुजरे तो बात समझ में आए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मैं आपसे ये पूछना ये चाहता हूँ कि क्या जो अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि वाकई ऐसा नहीं है,
हमें लगता नहीं कि खलीजी ममालिक में ये रियलाइजेशन है, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो अदरवाइज उस मुसीबत से हो जो इस अड्डे होने की वजह से, क्योंकि वो उनको सिक्योर तो कर नहीं सके, तो फिर ये अजाब नाजल हुआ उनके ऊपर। जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, वो अपने आप को ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रहा है, सिक्योरिटी में भी और इकोनॉमी में भी। लेकिन अगर हम बात जो है वो थोड़ा सा खुल के करना चाहें, तो बात ये है कि सब जो है वो इसी उस पे थे कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। हाँ, खुल के सामने जो है वो यूएई आया, और वो अभी भी है, और अभी भी वो स्पॉइलर का रोल अदा करने के लिए मुकम्मल जो है वो तैयार है। पहले उसने 40-50 हज़ार हमारे बंदे भेजे, फिर हमसे उधार वापस मांग लिया, और अब जो है वो कह रहे हैं जी कि हम कुछ इस ऐसी इतलात आ नेगोशिएशन का रही हैं हिस्सा कि बनना चाहते अब हैं। शर्मिंदगी का सामना है और कुछ दोबारा कनेक्शन बहाल करने की कोशिश की जा रही है गुज़िश्ता 2 दिनों से, इस तरह की। मेरा नहीं ख्याल कि वो शर्मिंदगी है, वो इजराइल का माउथ पीस बन के जो है वो इस निगोशिएशन के अंदर शामिल होना चाहते हैं और एक रिप्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं। और उनका कहना है कि चूंकि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टी हैं, हमारे डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं, हम पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है, खबरें ये हैं कि वो इंडिपेंडेंटली भी ईरान पे अटैक करते रहे हैं। और कल एक बहुत ही अजीब किस्म की जो है वो सिचुएशन हुई है कि इसराइली मीडिया पे एक आपकी तरह ही प्रोग्राम कर रहे थे एंकर, और स्पीकर उनका खुला रह गया, कैमरा चलता रह गया। ऑन एयर वो बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी एक पूरा जो है वो मिशन तैयार हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जो है हमारे दोस्त ममालिक जो हैं पड़ोस में। अब वो पता नहीं कौन से पड़ोस के उनके दोस्त ममालिक हैं, तो हम वहाँ पे यूरेनियम चोरी करने जा रहे हैं। ये पूरे का पूरा प्लान है, कौन जा रहा है, कब जा रहा है, कहाँ हम जाएंगे और किस तरीके से करेंगे। अब दो बातें हो सकती हैं, एक ये कि ये ऐसे ही टीजर है, जैसे ये एक्सियोस और न्यूयॉर्क टाइम जो हैं पल्स लेने के लिए आर्टिकल पे आर्टिकल छापते हैं कि क्या इस पे असल में उसमें हकीकत कुछ नहीं होती। तो दूसरी बात ये है कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वो ईरान पे ऐसा काम कर भी रहे हैं, और अगर इसमें भी यूएई शामिल है तो फिर यूएई जो है वो इतनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के बाद, और खास तौर पे चलिए हम मुस्लिम उम्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते जी, नहीं है ऐसी कोई चीज, हमने गजा का जेनोसाइड करवा दिया, हम नहीं मानते, बस ठीक है हर कोई अपना घर देखे। लेकिन इसके बावजूद आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन में रहते हैं, एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के अंदर हैं, तो आप लोगों की रिजेंटमेंट को किस तरह से लेके चलेंगे, चाहे कितनी ही डिक्टोरियल जो है वहां पे सेटअप हो। तो यूएई इस वक्त जो कह रहा है कि हमें बाकायदा इन मुज़ाकरात में शामिल किया जाए और इनका हिस्सा बनाया जाए, तो ये भी एक बहुत ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है। लेकिन बाकी ममालिक जो हैं वो एक दोराहे पे खड़े हुए थे उनको, लेकिन अब उनको बहरहाल ये जरूर समझ आ गई है कि हमें डाइवर्सिफाई करना है। हम सिर्फ एक ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम बाकी ताकतें भी हमने देखी। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो यूएई का मामला है, ये आपको लगता है कि ये वो तो खुद पार्टी है, पार्टी कैसे उन निगोशिएशंस का हिस्सा बन सकती है, या वो कैसे इस हद तक आगे बढ़ सकते हैं? आपको लगता है कि ईरान इस चीज़ पे किसी सूरत भी तैयार होगा, या कोई और फरीक जो है वो, इसराइल की तो अपनी ख्वाहिशात और अपनी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ये कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में कि यूएई को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखें, ये याद रखें कि अरब्स जितने भी होते हैं ये ट्राइबल होते हैं, और ट्राइबल के अंदर बड़े अपनी जो सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी के हवाले से बड़ी एक सेंस होती है उनके अंदर, अपना जो है उल्लू सीधा करना वो जानते हैं, ये बात रियलिटी है, सर्वाइवल होता है ना, इसलिए। अब जब से इंडियन आए हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमारा डिफेंस पैक्ट भी हुआ, और उन्होंने कहा कि जी हम आपके पायलट्स को भी ट्रेन करेंगे, तो उसके ऊपर यूएई का माथा ठनका। उन्होंने कहा खुदा के लिए, पाकिस्तान के पायलटों ने तुम्हें पहले ट्रेन कम किया है कि तुम हमें भी ट्रेन करने चले हो। तो उन्होंने कहा इनको तो ट्रेन पे रवाना करो, इसलिए वो तो बात खत्म हुई। लेकिन अब जो मसला है यूएई का, कि यूएई को ये अंदाजा हो गया है कि रीजन के अंदर ईरान तो एक ताकत बनकर उभर रहा है, और अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ईरान के साथ उनका $90 बिलियन का ट्रेड भी था। यूएई का तमाम जो इकोनॉमी है उसका 30% सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन और उसका जो जिसको रिफाइनरी है वो उस पर काम करते हैं। 70% जो है वो दूसरी तिजारत है, और उसमें टूरिज्म भी है। और ईरान का, हमारे दोनों शहजाद फारूकी साहब और डॉक्टर शादिया ये जानते हैं कि वहाँ का जो बुनियाद थी ईरान की वजह से यूएई खड़ा हुआ था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो वो ट्रेड सारा उनके साथ बैठ जाएगा, और ऊपर से जबरदस्त का ठेंगा वो भी सर पर रहेगा। जहां तक इसराइल की बात है, देखें
वो जो माइक खुला रह गया, वो सारा जो प्लान बनाया वो उन्होंने इंडियंस के साथ मिलके बनाया। बॉलीवुड ने नई फिल्म बनाई है जिसमें पाकिस्तान को तहस नहस करके रख दिया है, और इसराइल ने जाके सब चीजें चोरी कर ली हैं। पाकिस्तान का बम भी लेके चला गया है, मुझे और आपको भी लेके चला गया है। ये अलग बात है कि फिर वो फिल्म देखने के बाद लोगों ने तालियां बजाई और शो टूट गया और नींद से बेदार हो गए। ये अगर करना होता तो ये फिसाइल मटेरियल कब का चोरी कर चुके होते, क्यों नहीं कर चुके होते? पहले क्या क्यों नहीं ये करते? पाकिस्तान का बम बनने देते? कभी भी नहीं बनने देते। पाकिस्तान के ऊपर इजराइल ने कितने कितने प्लान बनाए। एक तो वो वक्त था जब मेरे वालिद जब आईएसआई के सरबराह थे, तब जो है इन्होंने प्लान बनाया था। दे वांटेड टू कम, आपके कौटा के ऊपर हमला करना चाहते थे, आपके साथ जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो सका। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया था, और उसके बाद भी इन्होंने कोशिश की। फिर ये जो अब ईरान के ऊपर भी इन्होंने बड़ी को 404 दिन जो इनका सीज रहा यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी का, शाह के जमाना जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने 404 दिन उनकी एम्बेसी को पकड़ लिया। अमेरिका अपने बंदे तक तो छुड़वा नहीं सका एम्बेसी के, तो बाकी को छोड़ें। ये क्या बातें करते हैं। और तब का ईरान और आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। अब जो बात आ जाती है वो आती है भैंस के ऊपर। भैंस जो है वो खरीद के दे दें खुदा के लिए, ताकि उसकी दुम जो है वो पकड़ के कोई मामला आगे बढ़े, क्योंकि भैंस जब तक नहीं आएगी ये मामला इसी तरीके से लटकता रहेगा। लेकिन इवेंचुअली देखें, जहां तक ताल्लुक है इजराइल का, जिस मकसद के लिए अमेरिका चाहता था कि इजराइल को डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली सपोर्ट मिले दुनिया की जानिब से, और दिन और रात वो मुआहदे करवा रहा था, और अरब मुल्क जो थे वो पके हुए आमों की तरह उनकी झोली में गिर रहे थे। तो याद रखें कि वो तो सारा खत्म हो गया। वो गजा पीस बोर्ड कहां गया? वो अब्राहम अकॉर्ड की क्या हैसियत रह गई? ये तमाम वो जो डील ऑफ द सेंचुरी थी, वो तो दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ डेथ ऑफ अ नेशन। और फिर जो हमास जो है वो आज कहां खड़ा हुआ है? इस सारे के अंदर इजराइल ने क्या हासिल किया? 27 अक्टूबर को इलेक्शन है, और 27 अक्टूबर को नाजायज रियासत के अंदर जो इलेक्शन है उसमें ये क्या अपना फिटे मुंह दिखाएगा नेतन्याहू कि मैं जो है वो पिटा हुआ आदमी हूं, मुझे जो है जगह जगह से इसी वजह से तो पड़ रही है, मेरे पे करप्शन इसी के वजह से तो वो charges हैं, लड़ाई मेरा मेरा ख्याल है सदर वो जो मानने के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, शायद इसी वजह से जो अमेरिकी सदर हैं उनके साथ ये जो चपकलिश जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हुई है, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन आने से पहले जो मिड टर्म आ रहे हैं उससे पहले तो मामलात कुछ और होंगे, लेकिन ये इसराइल वाले जो इलेक्शन है वो नेतन्याहू समझते हैं कि इससे उनको नुकसान हो सकता है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। शाहजाद फारूकी साहब से जो सवाल मैं करूंगा, जो बादशाहते हैं बेसिकली, ये जो थ्रेट था, ये आपने अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप उनको बादशाहतों के थ्रेट देते हुए आपने सुना होगा। वो ओपनली ये थ्रेट देते हैं कि आप लोग डेमोक्रेसी नहीं है। रजीम चेंज ईरान में नहीं हो सका, उसके बाद ये बादशाहतें अपने आप को सिक्योर फील कर सकती हैं विदाउट यूएस, क्योंकि अगर वहाँ पे चेंज नहीं करा सका तो फिर शायद सऊदी अरब के अंदर और बड़े जो अरब ममालिक हैं वहाँ भी शायद मुमकिन ना हो, और ख़ास तौर पर जब सिक्योरिटी जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाए और दूसरे ममालिक पाकिस्तान समेत उसमें शामिल हो जाएं। तो ये क्या सिनेरियो डेवलप होगा आने वाले वक्त में, ये पूछते हैं इस ब्रेक के बाद।